जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी बात है। सर बहुत बहुत स्वागत। देखिए सर, अभी एक नीट का एग्ज़ाम हुआ जो कि 5 मई को हुआ था और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। इसके बीच में कुछ न्यूज़ ऐसे आए कि पेपर लीक हो गया है। उसके बावजूद भी 4 जून को जिस दिन लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट थे, उस दिन ही शोर शराबे में जो है वो 10 दिन पहले रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि उस कोलाहल में किसी प्रकार से जो है वो ये आवाज़ दब जाए और किसी को पता न चले। मैं आपको इसका थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा। देखिए, जो WHO के हिसाब से 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर की आवश्यकता है और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से भारतवर्ष में लगभग 11,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। हर माता पिता ये चाहता है, हर बच्चा जो मेडिकल रखता है, ये माता पिता के सपने है कि भाई मैं नहीं कर सका अब आप कर लो। तो वो लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पैसे का किसी प्रकार से प्रबंध करके, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग कर्जा लेके करते हैं, कुछ लोग अपने प्रॉपर्टीज को बेच के करते हैं, उनको कोचिंग कराते हैं, अलग से कोचिंग कराते हैं और उनको इस एग्जाम में बैठने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, भारतवर्ष में बहुत डॉक्टर्स की आवश्यकता है, तो इस एक तरह से जॉब भी सिक्योर हो जाता है और इसके पीछे एक सेवा भाव भी अगर किसी ने करना है तो, जो कि वर्तमान स्थिति में हम बोल नहीं सकते, अधिकतर जो है वो देखने को नहीं मिलता, परंतु फिर भी मेरे मन में यदि सेवा करने का भाव है तो एक अच्छा पेशा मैं इसको मान सकता हूँ, सेवा भाव के माध्यम से। तो इसके लिए पहले जो एग्जाम था वो स्टेट्स अपने अपने स्तर पर PMT करवाते थे, प्री मेडिकल टेस्ट। हर स्टेट अपने हिसाब से कराता था, तमिलनाडु अपने हिसाब से कराता था, असम अपने हिसाब से कराता था, हिमाचल अपने हिसाब से, पंजाब अपने हिसाब से कराता था। फिर इसको CBSE ने कराना शुरू किया और CBSE ने इसको लगभग 3-4 साल तक इस एग्जाम को जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे इस एग्जाम को नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसके माध्यम से उसको कराना शुरू किया। एकाएक 2017 में एक संस्था का गठन होता है और बड़ी मजे की बात है कि ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना वो स्टेचुटरी बॉडी है, वो कंपनीज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। जो नीट है, नीट नहीं, NTA की स्थापना, जो टेस्ट लेती है नीट का नाम, जो अब टेस्ट ले रही है, और उसमें 2017 में ये इसका जो गठन हुआ। 2018 में जो है वो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने 13 जुलाई के आसपास इसका जो है वो गठन का निर्णय जो सुना दिया, बता दिया, और 2019 से इसका पहला एग्जाम जो है वो नीट के माध्यम से हुआ। अब इसमें जब भी एग्जाम होता है, ये भी आज से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हुआ है, बहुत पहले से जब भी मेडिकल का एग्जाम होता है तब ये लीकेज की खबरें जो है वो गाए बगाए आती रहती हैं, और ऐसा 15 में हुआ भी था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जितने युवा या जितने पेरेंट्स इस माध्यम से इस चीज़ को देख रहे हैं वो जाने कि 2015 में ये नीट का पेपर लीक हुआ था और उस समय पूरा पेपर दोबारा करवाया गया था, पूरे का पूरा एग्जाम जो था दोबारा करवाया गया था। लेकिन इस बारी क्या हुआ, इस बारी ये पेपर जो है वो पहले तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की विंडो थी वो फरवरी में खुलती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी थी, 2 बारी उसको एक्सटेंड किया जाता है, और उसके बाद बड़ी अचंभे की बात है कि अप्रैल महीने में 2 दिन के लिए फिर से विंडो खोली जाती है, और जब 2 दिन के लिए विंडो खोली जाती है तो उसके पीछे एक लॉजिक दिया जाता है, और लॉजिक ये होता है कि हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं इसमें जो इसमें क्रैक करने वाले थे उन बच्चों का एग्जाम में रजिस्ट्रेशन रह गई। तो सरकार को इस चीज की जानकारी कैसे मिले कि 2 दिन के लिए खोलना है और बच्चे रह गए? अब ये संस्था ने किया जी, सरकार को मैं अभी बीच में नहीं ला रहा हूँ, ये संस्था ने किया। संस्था अपने आप ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती, मैं फिर से इस बात के ऊपर में, जब तक ऊपर से लेके नीचे तक अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मुझे शक है इस चीज में कि कोई संस्था अपने आप में ऐसा कर ले। और जो अभी उसके जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन जो है प्रदीप कुमार जोशी, वो 2 स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और इससे पहले UPSC के चेयरमैन रह चुके हैं, और इसमें कुल 14 लोगों की कमेटी होती है जी। एक
जो समिति होती है उसमें 3 IITs के डायरेक्टर होते हैं, एक IAS लेवल के अधिकारी जो डायरेक्टर जनरल उसके होते हैं वो होते हैं, 2 NITs के डायरेक्टर होते हैं और 2 जो हैं वो आपके वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, इग्नू यूनिवर्सिटी के आइसर के चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन जो काउंसिल है उसके, और एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इसमें होते हैं। मतलब ये पूरी तरह से देखा जाए तो आइसर के चेयरमैन होते हैं, उसमें डायरेक्टर होते हैं, NITs IIMs के 2 डायरेक्टर होते हैं, कुल मिला के 14 लोगों की ये समिति होती है। अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि 2 दिन के लिए विंडो खोला और उसमें 24,242 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। अगर ये लॉजिक है कि कुछ बच्चे रह गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने के बाद आपने फिर से रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन की हो। और ऐसा भी नहीं है कि जो टॉप पर आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों ने उन फॉर्म भरना भूल गए हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, खैर 5 मई को ये एग्जाम हो जाता है। 5 मई को जब एग्जाम होता है, 10 मई को बिहार से एक न्यूज आता है कि ये जो पेपर है वो लीक हुआ है और शायद वहां पे कुछ लोगों को इसमें जो है वो उन्होंने कबूल भी किया है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बीच बीच में ऐसी घटनाएं ऐसी सुनने को आता रहा, तो लोगों के मन में यह था कि हमेशा जब भी नीट का एग्जाम होता था कुछ ना कुछ खबरों में चलता रहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शक की सुई तब ज्यादा एक किनारे पे जाती है जब 4 जून को इसके रिजल्ट, 10 दिन पहले 14 जून को ये रिजल्ट डिक्लेयर होना होता है। स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड डेट है, लेकिन उससे 10 दिन पहले इस रिजल्ट को निकाल दिया। तब भी कुछ नहीं था, क्योंकि किसको पड़ी थी कि उस समय लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट का पूरा देश जो था वो परिणाम देख रहा था, किसको पड़ी थी कौन। इसके ऊपर जो प्रश्न उठने शुरू हुए तो तब हुए जब 720 में से 720 अंक लेने वाले छात्रों की संख्या 67 हो गई, 67, और जिसके बेसिस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एडमिशन मिलती है, उसमें सीटें 50 है और 67 बच्चों के नंबर 720 में से 720 आ गए। अब प्रश्न जो है वो उठना स्वाभाविक था और उस उतनी देर में बिहार, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, गोधरा, एक जगह गोधरा से अंदर जाके कोई स्कूल है, वहां पे पकड़े गए कोई किसी राजनीतिक पार्टी के नेता, उस स्कूल के प्रिंसिपल, उस स्कूल की अथॉरिटीज, वो इंटीरियर में जाके हजारों किलोमीटर दूर से बच्चे जो है वो एग्जाम देने वहां आए। फिर वो जो बात जो है वो चली, लेकिन उस दौरान जो है वो शिक्षा मंत्री महोदय ने, हो सकता है जल्दी में ये बयान आ गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब प्रश्न जो है वो बहुत गंभीर होते चले गए। गंभीर इसलिए होते चले गए कि देखिए कुछ भारतवर्ष में कुल जो मेडिकल की सीटें, अंडर ग्रेजुएट की सीटें हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मिला के कुल लगभग 1,07,000 या 1,08,000 के आसपास है। उसमें से 57-58 हजार जो वो सरकारी हैं और बाकी जो है वो प्राइवेट है। जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी फीस का जो रेंज है वो लगभग 5 वर्षों में उसको 10 लाख रुपए से लेकर 80-90 लाख या 1 करोड़ रुपए तक भी उसको बच्चे को पे करना होता है। और सरकारी में वही फीस जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक 5 सालों में आपकी फीस जो है वो लगती है। तो नेचुरली एक प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया वो लोगों ने ये बोला कि हमने 40 लाख रुपए दिया था, लिया था, 50 लाख रुपए लिया था। पेरेंट्स को लगा कि हाँ ये ठीक है कि यदि मेरे को एक जगह जो 70-80 लाख रुपया जमा कराना है, फीस देनी है, तो उससे अच्छा ना कि सरकारी में सीट मिल जाएगी। और इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया इन द सेंस कि किसी ने इसकी ऑनरशिप नहीं ली। और अंतोतगत जब बहुत प्रेशर इसका संसद में भी उठा, पहले जो राष्ट्रपति अभिभाषण सत्र के बाद, उसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसके ऊपर जो चर्चा चलती रही और उसके बाद वहां के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार सिंह जी को बर्खास्त कर दिया गया। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है और जगह जगह से न्यूज आ रहा है कि वहां पे इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां पे इतनी गिरफ्तारियां हो गई हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बड़ी सारी याचिकाएं जो है वो लोगों ने दायर की और उसकी 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं। पिछले कल एक सुनवाई जो हुई तो उसमें पाया गया, उसमें जो उनका निर्णय था, आगामी जो
निर्णय है। आगामी जो सुनवाई है वो 22 जुलाई को है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि इसकी व्यापकता देखनी पड़ेगी, कितने व्यापक स्तर पर ये जो है वो पेपर लीक का मामला आया है। अब इस आईटी के युग में, सूचना के युग में, अगर हम ये बोलें कि ये पेपर वहां पे लीक हुआ था, यहाँ लीक नहीं हुआ, ये यहाँ लीक हुआ था वहां लीक नहीं हुआ है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है सोचने के लिए। और यही पेपर नहीं हुआ, नेट सेट का पेपर हुआ। अभी बच्चे जो है वो पेपर देके घर भी नहीं पहुंचे थे, तब तक पता लगा कि पेपर क्योंकि लीक हो गया था इसलिए पेपर कैंसिल कर दिया गया। नीट पीजी का पेपर, एंट्रेंस का पेपर था, और पिछली रात को 10 बजे के आसपास एक न्यूज आता है कि पेपर इज पोस्टपोन। अब वो पेपर शायद अगस्त में 11 अगस्त को होना है। कई जगह से समाचार इस प्रकार से आते हैं कि आपके जो अब पिछले 2-3 सालों में, 4 साल जो रिक्रूटमेंट है वो भी एनटीए के माध्यम से होनी है। जितने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो भी सारे एनटीए के माध्यम से होना है। अगर उसी संस्था के माध्यम से सारे एग्जाम होने हैं तो इस एग्जाम की पवित्रता, शुचिता कहाँ गई? एक बच्चा 12 साल तक पढ़ रहा है, 12 साल तक, 3 साल वो ऐसे एक छोटे से कमरे में रह के भूखा प्यासा रह के माता पिता का पैसा खर्च करता है और इस सपने को लेके चलता है कि शायद मेरा जो है वो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन जब वो एग्जाम देता है तो उसको ये पता ही नहीं है कि उसका पेपर कहीं लीक हो गया होगा। और अब एक देखने वाली बात यह है कि 620 और 720 जो नंबर है, इसके बीच में नंबर लेने वालों की जो संख्या है वो 58,000 से ऊपर जा चुकी है। 620 से 720 में बता रहा हूं। और पिछले वर्ष इसी रेंज के जो नंबर थे वो नंबर थे 13,000 के आसपास स्टूडेंट्स के आए थे। ऐसा क्या हो गया एक साल में कि 4 गुना ज्यादा बच्चे जो है वो उस रेंज में आ गए? ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया? एक प्रश्न। दूसरा एक यक्ष प्रश्न ये है कि जब आपका पेपर 720 नंबर का है तो उसमें जो लगभग 200 मिनटों में ये प्रश्न करने होते हैं, मैं 180 45 प्रश्न होते हैं, बायो, बॉटनी और जूलॉजी के, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री के। एक क्वेश्चन के सही एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं 4, और 4 नंबर में अगर वो गलत करता है मान लीजिए तो उसका एक 4 नंबर कट गया और एक नंबर उसका नेगेटिव मार्किंग का कट गया 1/4, तो उसके नंबर कटने चाहिए 5, तो उसके नंबर मिलने चाहिए उसको 715। यदि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको नंबर मिलना चाहिए 716। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो इसमें देखा गया 718 नंबर भी है, 719 नंबर भी है। वो तो कोई तरीका नहीं था उसका नंबर बनने वाला। तो जब ये प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि जिन बच्चों का पेपर में टाइम लॉस हो गया था हमने उसको ग्रेस मार्क्स दे दिया है। नीट के एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पे जहां फॉरेन में भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं वहां पे ग्रेस मार्क्स दिए गए विदाउट एनी क्राइटेरिया। और जिस जजमेंट का वो हवाला दे रहे हैं, एनटीए हवाला देती है, उसका वो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही एक जो वर्डिक्ट है, परंतु उसमें साफ लिखा है कि दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल एज ऑफ मेडिकल सीट्स। उसी को आपने बेस बनाकर जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ये सारे का सारा मामला जो है वो प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसके साथ एनटीए का ही नाम जो बदनाम हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसमें सरकार के नाम पर भी बट्टा लग रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर इस प्रकार का निर्णय करे कि किसी के साथ जो वो अन्याय ना हो। अब जिन बच्चों ने अच्छे नंबर ले लिए हैं, हो सकता है कि जिसने बहुत सारे पैसे जो हैं उसमें कोचिंग में खर्च किए हों, ईमानदारी से पेपर दिया, उसके पास कोई ऐसा मामला नहीं है उसने कोई पेपर लीक हुआ है, उसके सेंटर में लीक हुआ है या कैसा हुआ है। पर यह छानबीन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आप कैसे पता लगाएंगे? लगभग 4800 के आसपास सेंटर्स में 300 शहरों के 4800 सेंटर में ये एग्जाम हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे इस चीज का? और एक ही सेंटर के 6 बच्चे जो हैं टॉपर में 720 में से 720 है। ये पहली बार सारी चीजें जो वो सुनने में आ रही हैं, तो ये बड़ी गंभीर चुनौती है देश के सामने। इससे देश के नाम पे भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बट्टा है कि जब आप ये मानते हैं कि एक नेशनल लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन
कोई संस्था जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसमें आपकी शुचिता जो भंग हो जाती है। हम स्कूल में पेपर करवाते हैं, हमारे पास पेपर लीक नहीं होता। ये किसी ने इधर से पूछ लिया, उससे पूछ लिया, उसको भी हम बड़ा एक ऐसा ऑफेंस मानते हैं, और मानना भी चाहिए। वो पूरे साल जिसने मेहनत की है उसका क्या कसूर है? और क्या हम सभी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्या हम सभी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं? समाज में ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। 23,33,293 बच्चों ने पेपर दिया, और उसमें से फिर मैं दूसरा रेंज आपको एक बताना भूल गया कि 620 से 720 में पूरी हो गई सीटें, सरकारी सीटें तो पूरी हो गई उसी में। अगला जो रेंज है वो 520 से 620, उसमें लगभग वही बच्चे रहे, उतने ही परसेंट बच्चे रहे, बल्कि कम हो गए बच्चे जितने परसेंट पिछले वर्ष थे। ये अगला प्रश्न है कि वहां किसी को शंका ना हो और सब ऐसे ही काम जो है वो निकल जाए, मामला ऐसे निकल जाए। उसके कारण जो वो ये सारा खेल हुआ है। इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो भी कोई दोषी है इसमें। यदि परीक्षाओं की शुचिता नहीं रहेगी तो बाकी क्या नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, पूरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो आत्मविश्वास का नुकसान होगा वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। यदि मेरा विश्वास, मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मेरा जो एग्जाम हो रहा है उसमें मैं क्या कर पाऊंगा। अभी इसमें यूपीएससी के भी आप सुन रहे हैं कौन सा वो फर्जी सर्टिफिकेट जमा करा के 3-4 मामले वो भी आ गए हैं। मतलब हैरानी होती है। देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए। और ये मुझे लगता है हम सबको मिलके समाज में एक इस प्रकार का इसको एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सत्ता के खिलाफ की बात नहीं है, ये बात है इसमें अस्मिता की, देश की अस्मिता की। और मैं समझता हूँ कि ईमानदारी जो है वो देश के लिए, इंटेग्रिटी जो है वो व्यक्तिगत मामला है। किसी व्यक्ति ने, कल भी एक बात हुई तो मेरे एक बड़े क्लोज मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि ये पर्सनल एथिक्स की बात है। इसका मतलब है कि यदि हम ऐसा माने कोई गुनाह हो गया तो हम ये मान के छोड़ दें उसको कि ये पर्सनल एथिक्स की बात है। नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय उनका आएगा वो सर्वोपरि होगा, लेकिन जो भी दोषी हो उनको एक इस प्रकार की सजा जरूर होनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों को, आने वाले इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोगों को इस चीज़ से खौफ रहे, डर रहे, और ताकि वो बच्चों को भविष्य के साथ जो है वो कोई इस प्रकार का जो है वो खिलवाड़ ना कर सकें, ना हो सके, और सभी बच्चे जो हैं वो अपनी परीक्षा को, उसकी शुचिता को लेके आश्वस्त रहे कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरे काम आएगी और मैं भविष्य में अच्छा। और ये भी बड़ा स्वाभाविक है जी, जो लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया लगा के, करोड़ रुपया लगा के डॉक्टर बनेगा, वो अपने एथिक्स को कितनी देर तक, इंटेग्रिटी को कितनी देर तक संभाल के रख सकता है, भगवान जाने। क्योंकि जहाँ पैसे का बोलबाला हो गया है, पूरे समाज में पैसे का बोलबाला हो गया, वहाँ कौन आदमी कितना रख सकता है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। तो हम केवल ये ना माने कि परीक्षा लीक हुई है, हम ये मान के चलें कि इससे पूरा ढांचा जो है उसमें परिवर्तन आया है और उसमें नेगेटिविटी आई है। उसको बराबर करना इस समय की सरकार का और माननीय न्यायालय का जो है वो एक प्राथमिकता के आधार पर एक कार्य होना चाहिए। मैं इतना ही आज ये कहना चाहूँगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं। सर, मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, जैसे आपने बात की कि शिक्षा के चंद ठेकेदार जो है वो पेपरों को लीक करते हैं जी, लेकिन बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो बच्चों के लिए, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप दर्पण का काम करते हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को संदेश देना चाहेंगे इन शिक्षाओं के प्रति? देखिए, मेरे पास एक बच्चा आया अभी, उसने एक फॉर्म मेरे से SLC लेने आया था। इनफैक्ट मैंने उससे पूछा तेरा क्या स्कोर आया, उसने मेरे को बोला 586। 586 जब उसने बोला तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तेरी एडमिशन हो गई, पर अभी पेपर पढ़ना छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता है पेपर दोबारा हो जाए। ये मैंने साथ में बोला। उस बच्चे का हाव भाव मैं पढ़ रहा था। उसने 1 साल ड्रॉप लिया, 2 साल ड्रॉप लिया, घर में बैठ के तैयारी कर रहा था। बड़े हम्बल परिवार से है, बड़े मुश्किल से बेचारे ने उसने किया होगा, लेकिन उसका हाव भाव मैं देख रहा था कि वो बच्चा जो है वो अंदर से इस बात को सुन के थोड़ा टूट सा गया। लेकिन मुझे तो सत्यता बतानी थी, क्योंकि मैं उस स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता हूँ। तो उस बच्चे को सही तरीके से बताना मेरा दायित्व था, ताकि वो ऐसा ना करे कि पढ़ाई छोड़ दे।
और इसमें जिनको ग्रेस मार्क्स भी देते तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चॉइस ले लें, या तो ग्रेस मार्क्स मिले उनको कटवा दें या दोबारा एग्जाम दे दें। तो 1567 में से 813 ही बच्चे आए वापस दोबारा पेपर देने के लिए। चॉइस भरी थी सबने, लेकिन आए उसमें से 813। ये भी एक चीज सोचने वाली है, क्योंकि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है ना जी, वो ऐसी है कि अगर मैं पेपर दे के बाहर निकलूँ तो 70% तो मैं भूल जाता हूँ पेपर देते ही। हम तो वोमिट करते हैं, जो हम समझ के नहीं हम काम करते, हम तो वही काम करते हैं। मैं इस क्षेत्र में जुड़े होने के बावजूद इस बात को निसंकोच में इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी परीक्षा प्रणाली, हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो ऐसी नहीं है कि बच्चा समझ के करे कि एग्जाम के 2 दिन बाद भी उसी तरीके से उसके पेपर को वो उसके साथ जो वो अटेम्प्ट कर सके। किस प्रकार से आप देखते हैं, किस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है, क्या आपका सुझाव रहेगा? देखिए साहब, मैं एक चीज बड़े उससे मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ही पेपर हो, मल्टीपल चॉइस ही पेपर हो, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही निर्णय है। कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्टिव होना एक किसी प्रकार का, और जहां जिस देश में मतलब इतना बड़ा चुनाव जो कि 77 दिन तक चलता है, सारी फोर्सेस आपके पास है, ये यहाँ नहीं है। 23 लाख स्टूडेंट, चाइना में एग्जाम में सर 1.25 करोड़ बच्चा बैठता है, वो अपनी सारी व्यवस्था उसमें झोंक देते हैं। वो अपनी डिफेंस को, उनके ड्रोन्स को, उनकी सिक्योरिटी को, उसको सबको झोंक देते हैं ताकि परीक्षा की शुचिता जो बन रहे। पॉपुलेशन में हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, तो हम तो उसके 5th वाला हिस्सा जो है उसमें एग्जाम दे रहे थे। तो जब हमारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सकती है तो परीक्षा प्रणाली, परीक्षा क्यों नहीं शुचिता से के साथ हो सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और कौन सा टाइम लॉस की आप बात कर रहे हैं कि आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए, ये भी प्रश्न है। कैसा टाइम लॉस की बात कर रहे हैं? हमने तो वो लोग देखे हैं, गेट लग गया और सिर मार के जो है वो खबरों में हमने देखा है कि माता पिता ने सिर मार के खून से लहूलुहान हो गए, उनके बच्चे को अंदर एंट्री नहीं करने दी। तो ये सारा सिस्टम जो है, उस सिस्टम को पूरी तरह से एक बार रिफाइन करने की आवश्यकता है। और इस एग्जाम को आप ऑनलाइन मोड में करें, उसमें कुछ चीजें मुझे लगता है कंट्रोल हो सकती हैं। इसको ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं, और ऑफलाइन करना है तो कुछ इसकी स्टेजेस रखी जाए। जब आपने चुनाव 7 चरणों में करवाए, तो क्यों ना एग्जाम को जो है वो आप, अगर आपको लगता है कि आपके पास उस एनटीए का जो है वो सारा बजट ही 25 करोड़ है, और वो ये बोलते हैं कि जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ नहीं है तो कुछ लोग उसके आके बोलते हैं कि एग्जाम की फीस ली गई है, 2200 रुपए के आसपास की फीस थी एक फॉर्म की, 23 लाख बच्चों ने भरा है, तो इतना 200-250-300 करोड़ रुपया तो आपके पास वहां से आपको जनरेट हो जाता है। तो क्यों नहीं आपने आउटसोर्स कर दिया, आपने उस एग्जाम को जो है वो किसी ठेकेदार को दे दिया, और वो ठेकेदार जो है वो अहमदाबाद का कोई ठेकेदार है जिसका पहले ब्लैक लिस्ट इसको किया गया था, वही व्यक्ति जो कहते फौरन भाग गया जी। और हम सारे लोग जो वो मूक दर्शक बन के जो वो इसको बात को देख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बड़े दिनों से मेरे मन में विषय था कि ये सब लोगों तक जाना चाहिए, प्रेस के माध्यम से जाना चाहिए। और मैं इसका विक्टिम नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ उसका। मेरी पीड़ा ये भी नहीं है, मेरी पीड़ा ये है कि क्या भविष्य में जो है वो केवल वही चीज़ चलेगी जो सेंट्रलाइज करके चलेगी, या इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। आप सेंट्रलाइज करके क्या समझना चाहते हैं कि एक ही संस्था करे, और 12-13 लोगों की संस्था हो सकता है उनके पास नहीं इतने रिसोर्सेज हों कि वो इसको कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो नेशनल लेवल का है, तो उसको हम ऐसा क्यों करें। तो मेरा एक जो भी नीति निर्धारक है उन सभी से प्रश्न है कि इसके बीच की राजनीति को छोड़कर, दूर छोड़कर, हर चीज़ में राजनीति नहीं होती है, राजनीति को दूर छोड़कर इसके ऊपर एक चर्चा की जाए। जिनके बच्चे नौकरी लग गए हैं, मान लीजिए मेरे बच्चे नौकरी लग गए हैं, तो हो सकता है, मुझे लगता है मेरी चिंता नहीं है, अब मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के बच्चे जो आएंगे वो क्या करेंगे, उनको उनके लिए क्या है। तो ये कोई बड़े दूर की बात नहीं है, बड़ी जल्दी की बात है, ये बड़ी नज़दीक की बात है, हमें सबको महसूस करना है। जो बिजनेसमैन है, हो सकता है कि उसको लगे कि हाँ जी मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे बच्चे को जरूरत नहीं है, लेकिन कंसर्न सबका है। उसके बच्चे का एक्सटेंडेड फैमिली में कोई व्यक्ति होगा जिसको, जो अपनी मेहनत के साथ अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ जब ये धोखा होगा तो शायद उसका माथा भी ठनकेगा। तो ये सबका प्रश्न है। मान लीजिए सर, न्यायालय आपकी इस बात को नहीं सुन पाएगा, मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है कानून अंधा है, तो कानून आपकी बात नहीं देखेगा, तो आप किस प्रकार से इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे? देखिए सर, मैं जनमत तैयार कर रहे हैं। मैं कोई इसमें आपसे यही कहना चाहूँगा कि
न्यायालय जो होते हैं उससे उम्मीद यही होती है लोगों को कि वहाँ न्याय मिले, इसी के लिए नाम उनका न्यायालय है। और मैं इसके ऊपर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उसके इसमें बात यह है कि लोगों को ये समझ आए, लोग अपने जनप्रतिनिधियों से पूछें, पंचायत के स्तर पे चर्चा हो, जिला के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे चर्चा हो इसकी, और जो भी प्रतिनिधि हमारे जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से बात पहुंचे और ये बात आगे तक जाए, देश के सर्वोच्च पदों तक जो ये बात जाए, ताकि इसकी जो इसके अनरेस्ट है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन है सर, ऑलरेडी यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, नशे की तरफ अग्रसर है वो। अगर उसको इस प्रकार की चोटें मिलेंगी तो हम कैसे बोलेंगे कि वो जो है वो सही दिशा में चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि उसको इंगेज करो, यूथ को इंगेज करो और यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करके उसको इस प्रकार के डरावने भयानक जो है वो मत दिखाओ कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो समाज में एक गैर जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, धन्यवाद।